बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेपर 1 सिविल जज फैमिली लॉज उसमें देखेंगे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। तो सबसे पहले मैं तारफ़ करवाता चलूँ इस एक्ट का। इसमें टोटल 53 सेक्शन है, 53, और इसको 4 पार्ट में बेसिकली तकसीम किया गया है। सबसे पहला पार्ट है इसका प्रिलिमिनरी चैप्टर 1। दूसरा चैप्टर है इसका अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ अ गार्डियन, सेक्शन 5 से लेकर 19 तक जाता है। तीसरा चैप्टर है इसका ड्यूटीज़ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ गार्डियन, सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 42 तक 42 तक जाता है। चौथा चैप्टर है जी सप्लीमेंट्री प्रोविजन, सेक्शन 43 से लेकर 53 तक जाता है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि गार्डियन कौन होता है, वार्ड कौन होता है, गार्डियन किस किस चीज़ के लिए अपॉइंट हो सकता है, पर्सन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं सिविल जज के पेपर में। और ये जो है अगर इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लिया तो ये पॉइंट स्कोरिंग जो है ना एक्ट है। द गार्डियन एंड द वार्ड एक्ट 1890, एक्ट नंबर 8 है 1890 का, और 21 मार्च 1890 को प्रोमलगेट हुआ। स्टार्ट करते हैं इसको। An act to consolidate and amend the law relating to guardian and ward, whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to guardian and ward, it is hereby enacted as following. Chapter 1 start करते हैं जी preliminary। Section 1 है title, extent and commencement. This act may be called the Guardian and Ward Act 1890. Subsection 2, it extends to whole of Pakistan, and subsection 3 है it shall come into force on the first day of July 1890। तो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हो गया। सेक्शन 2 रिपील्ड है। सेक्शन 3 है सेव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट ऑफ वार्ड एंड चार्टर्ड हाई कोर्ट। दिस एक्ट शैल बी रीड सब्जेक्ट टू एवरी enactment heretofore or hereafter passed relating to any court of ward and any competent legislature authority or person in Pakistan, and nothing in this act shall be construed to affect or in any way derogate from the jurisdiction of authority of any court of ward or to take away any power possessed by high court. Section 4 है जी definition in this act unless there is something repugnant in the subject or context. One है minor means a person who under the provision of the Majority Act 1875 is to be deemed not to have attained the majority। तो पाकिस्तान में मेजोरिटी डिटरमिन करने के लिए कि कौन बंदा मेजर है कौन बंदा माइनर है, एक एक्ट है जिसको कहते हैं द मेजोरिटी एक्ट 1875, जिसमें लिखा हुआ है कि 18 साल का बंदा जो है वो मेजर कंसिडर होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि हर वो बंदा जो द मेजोरिटी एक्ट के तहत मेजर नहीं है उसको हम माइनर कहेंगे, यानी जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई वो माइनर कहा जाएगा। आगे सबसेक्शन 2 है गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। यानी जो बंदा किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी की केयर के लिए कोर्ट डिटरमिन करेगी हम उसको गार्डियन कहेंगे, या जो बंदा किसी पर्सन की प्रॉपर्टी या पर्सन के जो केयर कर रहा है हम उसको गार्डियन कहते हैं। तो हमें पता लगता है कि गार्डियन 2 तरह के होते हैं, गार्डियन फॉर पर्सन, गार्डियन फॉर प्रॉपर्टी, और दोनों का गार्डियन एक भी हो सकता है, पर्सन और प्रॉपर्टी का गार्डियन इकट्ठा भी हो सकता है। सबसेक्शन 3 है जी वार्ड मीन्स अ माइनर फॉर हुज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ देयर इज अ गार्डियन। यानी आमतौर पे जो माइनर होगा जिसकी पर्सन या प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट हो चुका है हम उसको कानून की जुबान में वार्ड कहेंगे। सबसेक्शन 4 है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव द मीनिंग असाइंड टू द एक्सप्रेशन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड इंक्लूड्स अ हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सीपीसी के तहत एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हम उसको भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन गार्डियन और वार्ड के लिए जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हाई कोर्ट भी इंक्लूड है और वो अपनी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन में बतौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी काम कर सकती है। सबसेक्शन 5 है द कोर्ट मीन्स, तो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग jurisdiction to entertain an application under this act for an order appointing or declaring a person to be a guardian, or where a guardian has been appointed or declared in a pursuance of any such application, the court which
or the court to or the officer who appointed or declared the guardian or in under this act deemed to have appointed or declared the guardian or in any matter relating to the person of the ward of the district court having jurisdiction in the place where the such ward for the time being ordinarily resides. और C है in respect of any proceeding transferred under section 4A the court of the or the officer whom such proceeding has been transferred. तो कोर्ट्स की जब कोर्ट का लफ्ज़ आएगा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में तो उसमें 3 तरह की कोर्ट बताई गई हैं. पहली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसके पास एप्लीकेशन गई है जो उसने अपॉइंटमेंट की है या डिक्लेयर किया है किसी पर्सन को गार्डियन. अगर कोई कोर्ट किसी का गार्डियन अपॉइंट होती है तो उस कोर्ट को भी हम कोर्ट कहेंगे, कोर्ट या कोर्ट का कोई ऑफिसर. और जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में गार्डियन फॉर द टाइम बीइंग रिजाइड कर रहा है, टेम्परेली रिजाइड कर रहा है, हम उसको भी कोर्ट के डेफिनेशन में लेके आएंगे. और तीसरा है इसका जहाँ पे 4A के तहत कोई गार्डियन एंड वार्ड की कोई एप्लीकेशन ट्रांसफर होकर जिस कोर्ट में जाएगी हम उसको भी कोर्ट के डेफिनेशन में लेके आएंगे. सब सेक्शन 6 है कलेक्टर means the chief officer in charge of the revenue administration of the district and the includes any officer whom the provincial government by notification the official gazette may by name or in virtue of his office appointed or to be a collector in a local area or with respect of any class of persons for all or any of the purpose of this act. तो आमतौर पे बड़ी जगह पे गार्डियन वार्ड एक्ट में कलेक्टर का जिक्र आएगा और कलेक्टर कई जगह पे गार्डियन अपॉइंट होगा किसी पर्सन का या क्लास ऑफ पर्सन का. तो कलेक्टर कहा जाता है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट का या वो ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे बतौर कलेक्टर किसी पर्सन या जो है क्लास ऑफ पर्सन के लिए हम उसको कलेक्टर कहेंगे. 8 है प्रिस्क्राइब मीन्स द प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट. तो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के साथ हम हाई कोर्ट के रूल्स भी देखेंगे जो गार्डियन वार्ड के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं. हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 2 और उसका चैप्टर 2 है गार्डियन एंड वार्ड के लिए और उसमें सारे ही बताए गए हैं तरीकाकार और फॉर्म सारे इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो कि गार्डियन वार्ड के लिए जो गार्डियनशिप के लिए फॉर्म है वो और दूसरे भी सारे फॉर्म्स उसी में बताए गए हैं. तो हम उनको भी साथ में देखेंगे. आगे है जी सेक्शन 4A पावर टू कन्फर जुरिस्डिक्शन ऑन सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर एंड टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग टू सच ऑफिसर्स. The High Court may by journal or special order empower any officer exercising original civil jurisdiction subordinate to the district court or authorize the judge of any district court to empower any such officer subordinate to him to dispose of any proceeding under this act transferred to such officer under the provision of this section. तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि गार्डियन हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉइंट होगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हमने डेफिनेशन 4 में पढ़ी वो ये थी कि जो सिविल कोर्ट CPC के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है एक और हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. तो 4A जो है वो एम्पावर्ड कर रहा है कि अगर तो हाई कोर्ट स्पेशली किसी ऑफिसर को पावर डेलीगेट कर देती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये इख्तियार देती है कि अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ये अथॉरिटी दे दे कि वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत किसी एप्लीकेशन को सुने और उसको डिस्पोज ऑफ करें या उसका फैसला कर दें तो हम उसको भी जो है ना कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन में लेके आएंगे. द जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग ट्रांसफर एट एनी स्टेज एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ फॉर डिस्पोजल टू एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम एम्पावर्ड अंडर सबसेक्शन 1. तो सबसेक्शन 2 सेक्शन 4A में भी ये बयान किया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं उनके पास पावर है कि वो अपनी जो प्रोसीडिंग है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की वो अपने किसी एक सबऑर्डिनेट से लेकर दूसरे सबऑर्डिनेट को भेज सकते हैं या किसी भी सबऑर्डिनेट को प्रोसीडिंग भेज सकते हैं ताकि वो डिस्पोज ऑफ कर दे उसको. सबसेक्शन 3 है सेक्शन 4A का. द जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेट ट्रांसफर टू हिज ओन कोर्ट or to any officer subordinate to him empowered under subsection 1 any proceeding under this act pending in the court of any other such officer. तो यानी वो अपनी कोर्ट में किसी पेंडिंग एप्लीकेशन को लेके आ सकते हैं या किसी दूसरे सबऑर्डिनेट जज को ट्रांसफर कर सकते हैं डिस्पोज ऑफ के लिए एप्लीकेशन को. और सबसेक्शन 4 है सेक्शन 4A का. When any proceeding are transferred under this section in any case in which the guardian has been appointed or declared, the judge of the district court may by order in writing declare that the court
of the judge and officer to whom they are transferred shall for the all in any of the purpose of this act be deemed to be a court which appointed or declared the guardian। यानी एक कोर्ट ने अगर किसी बंदे को गार्डियन डिक्लेयर किया तो जिस कोर्ट के पास ट्रांसफर होके वो एप्लीकेशन जाएगी उस कोर्ट के पास भी सेम पावर दिया, उस कोर्ट को समझा जाएगा कि इस जिसके पास ट्रांसफर होके गई है इसने ही बंदे को पर्सन के लिए प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट किया है और उसके पास वो सारी पावर्स आ जाएंगी जिस कोर्ट ने अपॉइंट किया था, जिसके पास ट्रांसफर होके जाएगी उसके पास वो सारी पावर्स आ जाएंगी। तो 4A इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके तहत आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगी गार्डियन वार्ड की एप्लीकेशन, लेकिन 4A के तहत हमारे जो सीनियर सिविल जज हैं या सिविल जज साहबान हैं वो 4A की पावर्स के तहत गार्डियन एंड वार्ड की एप्लीकेशन को सुनते हैं थ्रू पंजाब। हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया। आगे चैप्टर 2 स्टार्ट होता है अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ अ गार्डियन, यानी गार्डियन की अपॉइंटमेंट और उनको गार्डियन डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस है किस तरह से होगा, कौन करेगा, ये सारा हमें चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा। सेक्शन 7 है जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ द कोर्ट्स टू मेक ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप। तो सेक्शन 7 में कोर्ट के पास पावर आ गई कि वो किसी की गार्डियनशिप के लिए ऑर्डर कर सकती है। वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट it is for the welfare of a minor that an order should be made। तो गार्डियन अपॉइंट होने की या गार्डियनशिप की एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट आता है कि वेलफेयर ऑफ अ माइनर। तो पूरा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट इसके गिर्द घूमता है कि वेलफेयर ऑफ अ माइनर क्या है इसमें, गार्डियन अपॉइंट होना या प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके पर्सन के लिए जो है गार्डियन अपॉइंट होना एक ही पिन पॉइंट के गिर्द घूमता है, वो है वेलफेयर ऑफ माइनर। सेक्शन 7 में दो बातें आ गई कि वेलफेयर ऑफ अ माइनर के लिए कोर्ट दो काम करेगी अगर समझती है मुनासिब तो। पहले अपॉइंट अ गार्डियन उसकी पर्सन प्रॉपर्टी और बोथ के लिए, दूसरा है डिक्लेयर अ पर्सन टू बी सच अ गार्डियन। तो कोर्ट उसका अकॉर्डिंगली ऑर्डर करेगी। अभी ये सवाल यहाँ पे आता है कि एक अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन और डिक्लेरेशन ऑफ अ गार्डियन में क्या फ़र्क है। तो इसमें इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल नए सिरे से होगी और वो कोई भी बंदा गार्डियन नए सिरे से कोर्ट के ऑर्डर के साथ अपॉइंट होगा। तो इससे पहले कोई गार्डियन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और अगर एग्जिस्ट करता था तो वो अनफिट हो गया, रिमूव हो गया या उसकी अनविलिंगनेस आ गई। ठीक है, तो कोर्ट सूटेबल पर्सन को वेलफेयर ऑफ अ माइनर के लिए गार्डियन जो है अपॉइंट कर देगी। इसकी एग्जांपल है अ चाइल्ड हैज़ नो लिविंग पेरेंट्स, कोर्ट अपॉइंट्स एन अंकल एज गार्डियन। यानी जिसके वालदैन माँ बाप नहीं है तो कोर्ट उसके किसी रिश्तेदार को, दादा को, चचा को गार्डियन के तौर पे अपॉइंट कर देती है, अपॉइंट करती है नए सिरे से, ऑलरेडी उसका कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ गार्डियन का। तो गार्डियन एंड वार्ड के एक्ट के लिए पेरेंट्स जो है माँ और बाप नेचुरल गार्डियन होते हैं किसी के। तो जो दूसरा पॉइंट है डिक्लेयरिंग अ पर्सन टू बी सच अ गार्डियन, उसमें किसी नेचुरल गार्डियन को कोर्ट की तरफ से एक लीगल रिकग्नाइजेशन दे देना कि ये गार्डियन डिक्लेयर हो गया है थ्रू कोर्ट, वो उस सेंस में आएगा ये। तो दूसरे में गार्डियन तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हम उसको डिक्लेयर करवा रहे हैं थ्रू कोर्ट से। इसकी एग्जांपल आ जाती है कि एक फादर है, नेचुरल गार्डियन है अंडर इस्लामिक लॉ जो कोर्ट में जिसको रिकग्नाइज करती है, लेकिन बड़ी ऐसी बातें हैं जो जिसमें जैसे एक बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी है, उसने सेल करनी है, तो उसका वालिद जो है नेचुरल गार्डियन तो है उसका, लेकिन वो कोर्ट की गार्डियनशिप अपॉइंट थ्रू लीगल प्रोसेस, लीगल रिकग्नाइजेशन के कोर्ट के गार्डियन होने के बगैर उसको फरोख्त नहीं कर सकता उसकी प्रॉपर्टी को। कोर्ट उसके राइट को, वार्ड के राइट को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन में ये फ़र्क आ गया। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल इम्प्लाई द रिमूवल ऑफ एनी गार्डियन हु हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट एंड अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। तो सबसेक्शन 2 में कोर्ट को इख्तियार दे दिया गया किसी भी गार्डियन को रिमूव करने का जो किसी विल के तहत या किसी इंस्ट्रूमेंट के तहत और या किसी कोर्ट ने उसको ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है, तो उसको रिमूव करने का भी इख्तियार सबसेक्शन 2 में दे दिया गया। सबसेक्शन 3 में है जी वेयर अ गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट और अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट एंड ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अपॉइंटिंग और डिक्लेयरिंग अनदर पर्सन टू बी गार्डियन ऑफ हिज स्टेड
shall not be made until the power of a guardian appointed declaration as aforesaid have ceased under the provision of this act। तो यानी कहा जाता है कि एक बंदा अगर अपॉइंटमेंट हो गई या डिक्लेयर हो गया एज अ गार्डियन, तो जब तक उसकी पावर या उसको रिमूव नहीं किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, तब तक नया गार्डियन किसी उसी कोर्ट की तरफ से या किसी दूसरी कोर्ट की तरफ से नहीं अपॉइंट हो सकता। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज बताता चलूं कि गार्डियन अपॉइंट करने के जो मामलात हैं वो किस तरह से होते हैं। तो एक बंदा फोत हो गया, अपने बच्चों के लिए विल कर गया कि इस मेरे फलां भाई को मेरे बच्चों का गार्डियन जो है ना मुकर्रर कर दिया जाए, ये हो गया विल हो गई। अभी दूसरी तरफ आते हैं, इंस्ट्रूमेंट का क्या जिक्र है। आमतौर पे हमारी कोर्ट में प्रैक्टिस इसी तरह है कि अगर कोई बच्चा ले पालक है तो उसके वालिदैन स्टाम्प पे लिख के दे देते हैं कि हमने ये बच्चा ले पालक है और ये उन्होंने गोद ले लिया है, उसके भाई ने या बहन ने या किसी थर्ड पर्सन ने गोद ले लिया है, और इस इंस्ट्रूमेंट के तहत ये गार्डियन डिक्लेयर करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट। तो विल एक तरीका कार हो गया, विल में लिखा जाएगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, आप स्टाम्प करके दे दो कि ये बच्चे को हमने गोद दे दिया है। और दो तरीके जो हमने ऊपर पढ़े 7(1) में, अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन और डिक्लेरेशन ऑफ अ गार्डियन। तो विल और इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी अगर कोई गार्डियन अपॉइंट होना चाहता है तो डॉक्यूमेंट तो उसके पास है, विल भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है, लेकिन अपॉइंटमेंट या डिक्लेरेशन जो है गार्डियन की वो कोर्ट ही करेगी। तो सब सेक्शन 3 सेक्शन 7 के लिखा गया, अगर कोई बंदा ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है गार्डियन, तो जब तक उसकी पावर सीज नहीं होती अंडर दिस प्रोविजन, तब तक कोई नया बंदा गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता। गार्डियन जो है वो कोर्ट ही अपॉइंट करेगी, या उसको अपॉइंट करेगी या डिक्लेयर करेगी, लेकिन थ्रू विल भी हो सकता है, थ्रू इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, या ऑन एप्लीकेशन भी हो सकता है। सेक्शन 8 है, पर्सन्स इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। यानी वो कौन से पर्सन्स हैं जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन के ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 7 के तहत। एंड ऑर्डर shall not be made under the last foregoing section except on the application of। तो कहते हैं कोई भी बंदा इन पर्सन्स के अलावा गार्डियनशिप की एप्लीकेशन नहीं दे सकता सेक्शन 7 के तहत। उन पर्सन्स में है 4 पर्सन्स हैं। पहले ए, द पर्सन डिजायरस ऑफ बीइंग और क्लेमिंग टू बी द गार्डियन ऑफ अ माइनर। जो बंदा ख्वाहिश कर रहा है और क्लेम कर रहा है कि मैं इसका माइनर का गार्डियन हूं। दूसरा, एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द माइनर का रिलेटिव या फ्रेंड, ये हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे फ्रेंड और रिलेटिव किस सेंस में आते हैं। सी है, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया विद इन विच द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड इन विच द और ही हैज एनी प्रॉपर्टी। तो जिस जगह पे माइनर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है उस जिले का कलेक्टर, या जहाँ पे माइनर रह रहा है उस जिले का कलेक्टर, जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज करती है बतौर कलेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन ऑफ वार्ड पर्सन एंड प्रॉपर्टी के लिए वो। और चौथा है, द कलेक्टर हैविंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लास टू विच द माइनर बिलोंग्स। इसमें सबसेक्शन डी है जो सेक्शन 8 का, इसमें क्लास का जिक्र किया गया। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूं कि जितने भी यतीम बच्चे हैं उनका गार्डियन के तौर पे जो है ना कलेक्टर को अलाउ कर दिया जाता है कि वो उनका गार्डियन थ्रू कोर्ट मुकर्रर हो जाए। या जितने भी वो बच्चे हैं जो लापता हो जाते हैं, जो मिलते हैं जिनके वालिदैन का अता पता नहीं होता, उनका गार्डियन भी, क्योंकि उन्होंने भी तो जिंदगी इस सोसाइटी में गुजारनी है, उन्होंने भी ID कार्ड बनाने हैं, शादियां करनी है, सारे मामला करने हैं, तो उनके सारे लीगल प्रोसेस के लिए जो है ना कलेक्टर को इख्तियार दे दिया किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए। तो इसमें 4 पर्सन का जिक्र आ गया कि इन 4 पर्सन के अलावा कोई और बंदा गार्डियनशिप पर्सन और प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता। पहले आ गया जो बंदा डिजायरस है, क्लेम कर रहा है कि मैं गार्डियन माइनर का गार्डियन हूं और मुझे थ्रू लीगल कवर या लीगल अपॉइंटमेंट गार्डियन मुकर्रर किया जाए। दूसरा, उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड। तीसरा है कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहां पे माइनर रिजाइड करता है या उसकी प्रॉपर्टी है। और चौथा है किसी क्लास ऑफ माइनर्स के लिए, यानी क्लास ऑफ माइनर के लिए जो कलेक्टर को अथॉरिटी दी गई है। तो इन 4 बंदों के अलावा कोई भी और बंदा गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता। सेक्शन 9 है जी, कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एप्लीकेशंस। तो सेक्शन 9 में बताया गया कि किस कोर्ट को दरखास्त लेने की इजाजत है सेक्शन 7 की या बतौर गार्डियनशिप अपॉइंटमेंट की। इफ द एप्लीकेशन इज
in with respect of the guardianship of a person of a minor, it shall be made to the district court having jurisdiction in the place where the minor ordinarily reside. तो अगर माइनर की ज़ात की हद तक गार्डियनशिप की एप्लीकेशन है तो जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एरिया में माइनर रिजाइड कर रहा है, रह रहा है, उसको इख्तियार है उसको गार्डियनशिप ऑफ उसकी ज़ात की हद तक गार्डियनशिप अपॉइंट करने का. और इफ द एप्लीकेशन इज with respect to the guardianship of property of a minor, it may be made either to the district court having jurisdiction in place where the minor ordinarily reside or to a district court having jurisdiction to place where the property he has property. तो अगर माइनर की प्रॉपर्टी की बाबत गार्डियनशिप की अपॉइंटमेंट की बात है तो उसमें दोनों कोर्ट्स को इख्तियार है, एक जिसमें गार्डियन रह रहा है और दूसरी जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. Or if an application with respect to the guardian of a property of a minor is made to a district court other than having jurisdiction in the place where the minor ordinarily reside, the court may return the application if in his opinion application would be disposed of minor justly and convenient to the district court where court having jurisdiction. तो वो कोर्ट उस एप्लीकेशन को वापस कर देगी कि जहां पे माइनर रह रहा है, रिजाइड कर रहा है, वहां पे जाके दायर करें. वो उसको प्रॉपरली, जस्टली और अच्छे तरीके से कन्वीनियंटली डिसाइड कर एप्लीकेशन दे देती है. तो यहाँ पे माइनर की सहूलत को मद्देनजर रखा जा रहा है कि बेशक प्रॉपर्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है, लेकिन जहाँ पे माइनर रह रहा है वहाँ पे वो अपनी दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाली प्रॉपर्टी की बाबत भी जुरिस्डिक्शन जो है ना उसका इस्तेमाल कर सकता है एप्लीकेशन दायरी करने के लिए. ये बेसिकली माइनर की सहूलत है कि माइनर चूंकि एक तो बच्चा है, ठीक है, दूसरा ये है कि वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रॉपर्टी के लिए जाएगा तो घर से उठ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, तो उसकी सहूलत के लिए ये उसको जो है ना दी जा रही है, कोर्ट में कानूनी जवाज दिया जा रहा है कि जहाँ पे वो रहता है मोस्ट कन्वीनियंटली वहीं पे वो अपनी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है. सेक्शन 10 है, ये हमें बताता है कि जो गार्डियनशिप की सेक्शन 7 की अपॉइंटमेंट या डिक्लेरेशन ऑफ अ गार्डियन की एप्लीकेशन देनी है, वो एप्लीकेशन किस तरह लिखी जाएगी और उसकी फॉर्म क्या होगी. तो सेक्शन 10 फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन. इफ द एप्लीकेशन इज नॉट मेड बाय द कलेक्टर इट शैल बी द petition signed and verified in manner prescribed of Code of Civil Procedure for the signing and verification of a plaint and stating so far can be ascertained. तो यानी सबसे पहले आ गया कि अगर जो एप्लीकेशन है वो कलेक्टर नहीं दे रहा, अगर कलेक्टर देगा तो उसका प्रोसेस और है, लेकिन अगर कोई आम पर्सन कलेक्टर के अलावा कोई एप्लीकेशन दे रहा है तो जिस तरह सिविल प्रोसीजर कोड में सीपीसी में हम दावा लिख के उसको साइन और उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसी तरह से एप्लीकेशन भी उसी तरह से लिखी जाएगी और उसी तरह से साइन और वेरिफिकेशन करवाई जाएगी. हाँ, और उसमें जिस हद तक पॉसिबल हो ये चीज़ें होनी चाहिए. ये 12 चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं. पहले ए है द नेम, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑर्डिनरी रिजाइड ऑफ अ माइनर, यानी माइनर का नाम, पता, उसकी जिन्स, उसका रिलीजन और डेट ऑफ बर्थ और जहाँ पे वो रहता है वो लिखा जाना चाहिए. दूसरा है वेयर द माइनर इज अ फीमेल वेदर शी इज मैरिड एंड इफ सो द नेम ऑफ द एज ऑफ हर हस्बैंड. तो अगर माइनर फीमेल है और वो मैरिड फीमेल है माइनर लेकिन मैरिड है, तो उसके खामद का नाम और खामद की एज. सी है द नेचर, सिचुएशन एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इफ एनी ऑफ द माइनर. तो अगर प्रॉपर्टी की हद तक, प्रॉपर्टी की बाबत गार्डियन अपॉइंट की एप्लीकेशन है तो प्रॉपर्टी कौन सी है, उसकी नेचर कहाँ है, वो किस जगह सिचुएट करती है, कहाँ पे है प्रॉपर्टी और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है वो भी लिखी जानी चाहिए एप्लीकेशन में. और डी है द नेम एंड रेजिडेंस of the person having the custody or possession of the personal property of a minor. तो अगर कोई बंदा गार्डियनशिप के लिए एप्लीकेशन दे रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो अभी किस बंदे के कब्जा में है, या माइनर है तो वो किसके साथ रिजाइड कर रहा है. बेशक वो अपने साथ रिजाइड कर रहा है तो बताएगा मेरे साथ रह रहा है, या किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर रह रहा है तो बताएगा कि इस पर्सन के साथ रह रहा है, उसका नाम, पता और उसकी सारी मुकम्मल वेयर अबाउट्स देना पड़ेंगे. और चौथा है जी वेयर नियर रिलेटिव ऑफ अ माइनर हैज एंड वेयर दे रिजाइड. तो अगर माइनर के कोई करीबी रिश्तेदारान हैं तो वो कहाँ पे रहते हैं और कहाँ रिजाइड करते हैं. जैसे अगर वालिद एप्लीकेशन दे रहा है गार्डियनशिप के लिए तो उसकी वालदा अगर हयात है तो उसको वालदा का लिखना पड़ेगा कि वालदा कहाँ है, इसकी करीबी रिश्तेदार वालदा है
और उसके बाद जो है ना आएंगे। तो इसमें भी एक तरतीब चलती है गार्डियनशिप। मुहम्मदन लॉ में जो गार्डियन की तरतीब दी गई है वो सबसे पहले बाप आता है, माँ आती है। बाप और माँ के बाद अगर दादा जिंदा है तो दादा आएगा, दादा जिंदा नहीं है तो ताया आएगा, ताया नहीं है तो चचा आएगा। चचा अगर इनमें ददयाल में कोई भी जिंदा नहीं है तो फिर ननियाल की तरफ जाएंगे, नाना आएगा और मामू आएगा। ये तरतीब है प्रेफरेंस की। तो इस हिसाब से बताना पड़ेगा कि कौन कौन जिंदा है और कौन कौन कहाँ पे रह रहा है। आगे है जी एफ, वेयर अ गार्डियन ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ द माइनर हैज बीन अपॉइंटेड एंड एनी पर्सन entitled or claiming to be entitled by law to which the minor is subject to make such an appointment। तो अगर ऑलरेडी को बंदा अपॉइंट हो चुका है गार्डियन तो उसके बारे में लिखा जाना चाहिए कि ये बंदा इस कोर्ट के जरिए या इस मामला के जरिए गार्डियन अपॉइंट हो चुका है, तो उसके बारे में डिटेल लिखना जरूरी है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई बंदा गार्डियन अपॉइंट थ्रू कोर्ट होना चाह रहा है और उसी पर्सन या प्रॉपर्टी की बाबत कोई ऑलरेडी बंदा अपॉइंट हो चुका है तो कोर्ट देखेगी कि वेलफेयर ऑफ माइनर के लिए सूटेबल पर्सन कौन है, या माइनर की विशेस के हिसाब से, उसकी डिजायर के हिसाब से किस बंदे को अपॉइंट होना चाहिए। तो उसलिए पहले गार्डियन की डिटेल देना और जिस कोर्ट ने उसको गार्डियन अपॉइंट किया है उसकी डिटेल देना जरूरी है। जी है जी, वेदर एन एप्लीकेशन हैज एट एनी टाइम been made to the court to which any other court with respect to the guardianship of a person or property or both of minor, if so when, to what court and what the with what result। तो अगर इससे पहले भी एप्लीकेशन को गार्डियनशिप के लिए, पर्सन या प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप के लिए दी गई है तो वो किस कोर्ट में दी गई थी, किस बंदे ने दी थी और उसका क्या रिजल्ट आया था, वो भी लिखना जरूरी है अगर कोई एप्लीकेशन पहले दी गई है तो। आगे है जी, वेदर द एप्लीकेशन इज फॉर द अपॉइंटमेंट of declaration of a guardian of a person of a minor or of his property or of both। तो ये भी बताना पड़ेगा कि खाली पर्सन की हद तक है गार्डियनशिप की एप्लीकेशन या उसकी प्रॉपर्टी की हद तक है या पर्सन प्रॉपर्टी दोनों की हद तक है। आगे आई है वेयर द एप्लीकेशन इज टू अपॉइंट अ गार्डियन द क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रपोज्ड गार्डियन। तो अगर एप्लीकेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन की, यानी डेक्लेरेशन ऑफ गार्डियन की नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन की, तो उस अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रपोज्ड गार्डियन है, जो गार्डियन की एप्लीकेशन दे रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किन मयार पे पूरा उतर के उसकी गार्डियनशिप अप्लाई कर रहा है। आगे है जे, वेयर द एप्लीकेशन इज टू डिक्लेयर अ पर्सन टू बी अ गार्डियन द ग्राउंड ऑन विच दैट पर्सन क्लेम्स। तो अगर एक बंदा कर रहा है कि मुझे गार्डियन डिक्लेयर किया जाए, ऊपर था अपॉइंटमेंट के लिए, तो नीचे है डेक्लेरेशन के लिए कि अगर नेचुरल गार्डियन है वो अपने आप को थ्रू लीगल कवर डिक्लेयर कराना चाह रहा है कोर्ट से एज अ गार्डियन ऑफ अ पर्सन। तो इसमें कहा गया है कि वो ग्राउंड बताएगा कि किन ग्राउंड्स पे वो क्लेम कर रहा है कि उसको गार्डियन डिक्लेयर किया जाए। ये हम आगे देखेंगे कि कौन सी ग्राउंड इफेक्टिव और कौन सी ग्राउंड बेहतर रहती हैं डिक्लेरेशन के लिए। आगे है जी के, द कॉज विच हैड लेड टू मेक एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देने की वजह क्या बन रही है, किस वजह से हम एप्लीकेशन गार्डियनशिप की दे रहे हैं, वो कॉल आमतौर पे इसी तरह होता है कि नेचुरल पेरेंट्स अगर हयात हैं तो उसके जितने भी लीगल प्रोसेस, लीगल मामला हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी बेफार्म है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो सारा बन जाएगा। लेकिन अगर वालिद या वालदा हयात नहीं है बच्चे के, तो उसके लिए गार्डियन डिक्लेयर कराना जरूरी है। तो इसलिए हमें अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो बताना पड़ेगा कि क्या वजह है हमें गार्डियनशिप की एप्लीकेशन के लिए कोर्ट में आना पड़ा। आगे है जी एल, such other particulars if any as may be prescribed or as the nature of the application renders it necessary to state। तो यानी कोई और वजह या कोई और बात, कोई और जरूरी इंफॉर्मेशन जो कोर्ट को देना चाहिए, जरूरी हो सकते हैं उसके गार्डियनशिप के अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो भी हम कोर्ट को देंगे। तो ये सारे जो हमें क्रेडेंशियल एप्लीकेशन में लिखना जरूरी है और एप्लीकेशन जो है वो एज अ प्लेट या एज अ जिस तरह दावा लिखते हैं सीपीसी के तहत उस तरह लिखी जाएगी। आगे सब सेक्शन 2 है सेक्शन 10 का, ये कहता है इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय अ कलेक्टर। तो जैसे हमने पहले देखा कि पहले कहा गया था कि अगर कलेक्टर एप्लीकेशन देगा तो उसके लिए जो ऊपर हमने क्रेडेंशियल जिक्र किए वो लिखने जरूरी नहीं है। अभी आ गया कलेक्टर की एप्लीकेशन के हवाले से। तो इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द कलेक्टर इट शैल बी ए लेटर एड्रेस टू द कोर्ट एंड फॉरवर्डेड
by post or in such other manner as may be found convenient and shall state as far as possible the particulars mentioned in subsection 1। अगर कलेक्टर लिखेगा गार्डियनशिप की एप्लीकेशन के लिए तो वो एज अ मेमोरेंडम ऑफ प्लेंट नहीं बनाएगा, वो कोर्ट को एज अ लेटर लिखेगा कि ये पर्सन है, इसी पर्सन या प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप के लिए लेटर लिखेगा कोर्ट को और बाय पोस्ट उसको भेज देगा। ये जिस तरह से कन्वीनियंट समझे कोर्ट में सबमिट करवा देगा और इसमें ऊपर बताए गए जितने भी क्रेडेंशियल हैं वो सारे जिस हद तक हो सके, जिस हद तक उसको इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है वो फिलअप करेगा या लिख के देगा। सबसेक्शन 3 है द एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन ऑन द willingness of the proposed guardian to act and that declaration must be signed by him and attested by at least 2 witnesses। तो जो एप्लीकेशन होगी उसमें डेक्लरेशन ऑफ विलिंगनेस भी होगा कि मैं अपनी मर्जी से जो है ना गार्डियन अपॉइंट हो रहा हूँ और इसकी वेलफेयर के लिए जो होगा वो करूँगा, और उसमें साइन भी खुद करेगा वो बंदा जो गार्डियन अपॉइंट होना चाह रहा है या प्रपोज गार्डियन है, और उसमें 2 गवाह भी ऐड करेगा। ठीक, दस में हमने देखा कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाएगी, कलेक्टर देगा तो उसकी क्या तरतीब होगी और आम पर्सन देगा तो क्या तरतीब होगी। 11 में देखते हैं प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर कोर्ट एप्लीकेशन को एडमिट कर लेती है तो उस पर क्या प्रोसीजर होगा या एडमिट करवाने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग ऑन द एप्लीकेशन इट शैल अफिक्स अ डे फॉर हियरिंग ऑफ देयर ऑफ and cause notice to the application and of the date of fix for hearing। तो अगर कोर्ट सबसे पहले तो उसको स्क्रूटनी करेगी एप्लीकेशन जो सबमिट करवाई गई है सेक्शन 7 के तहत, जिसमें सेक्शन 10 में क्रेडेंशियल बताए गए हैं, वो सारे क्रेडेंशियल को देखेगी और अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उनको कहेगी कि इसको क्लियर करके लाएं, या अगर देखेगी ये एप्लीकेशन कंप्लीट है, सारी डिटेल दी गई है, तो कोर्ट उसमें जो पर्सन्स बताए गए होंगे, जो मैंने बताया कि नियर रिलेटिव्स हैं या करीबी रिलेटिव्स हैं, या अगर नेचुरल गार्डियन डिक्लेयर होना चाह रहा है तो दूसरा जो नेचुरल गार्डियन है उसके बाबत तो जो दूसरी पार्टी होगी उसको नोटिस कोर्ट जो है ना कर देगी और हेयरिंग के लिए डेट फिक्स कर देगी। सेक्शन 11 का सब ए है टू बी सर्व्ड इन अ मैनर डायरेक्टिंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो जो नोटिस किए जाएंगे वो जिस तरह सीपीसी में सर्व किए जाते हैं वही सारा ऑर्डर 5 जो है सीपीसी का नोटिस सर्विंग के हवाले से है, वही जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो किन किन को नोटिस सर्व किए जाएंगे। द पेरेंट्स ऑफ द माइनर इफ दे आर रेजिडिंग इन पाकिस्तान, अगर तो माइनर के पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं तो उनको नोटिस भेजे जाएंगे। द पर्सन इफ एनी नेम्ड इन द पिटीशन और लेटर एज हैविंग द कस्टडी ऑफ और पोजेशन ऑफ अ पर्सनल प्रॉपर्टी इन द माइनर, तो जिस बंदे के पास बच्चे की कस्टडी है या प्रॉपर्टी जिसकी अंडर है उस बंदे को भी जो है लेटर सर्व किए जाएंगे। अगर 3 है द पर्सन proposed in the application letter to be appointed or declared guardian unless the person is himself of applicant। तो 3 में ये बताया गया कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी गार्डियन अपॉइंटेड हो चुका है तो उसको भी नोटिस सर्व किए जाएंगे। हाँ, अगर कोई बंदा ऑलरेडी खुद ही एप्लीकेशन दे रहा है दोबारा कोर्ट में किसी गार्डियनशिप के लिए, जैसे पहले वो पर्सन की जो है ना गार्डियन फॉर पर्सन अपॉइंट हुआ, अभी प्रॉपर्टी की बाबत आ रहा है तो उसको नोटिस नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ऑलरेडी गार्डियन अपॉइंटेड हो चुका है उस पर्सन या प्रॉपर्टी की बाबत तो उसको नोटिस देना भी जरूरी है। और चौथा है एनी अदर पर्सन टू होम इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट सच स्पेशल नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी मेड। तो कोई और बंदा जिसको कोर्ट ये कंसीडर करे कि इसको नोटिस देना पर्सन या प्रॉपर्टी के गार्डियनशिप के लिए इसको नोटिस देना जरूरी है, या उसके भी किसी ना किसी राइट या वो एफिलिएशन माइनर के साथ है तो उसको भी नोटिस देना जरूरी है। तो ए में तो पहले नोटिस दिए जाएंगे और साथ ही टू बी पोस्टेड on some conspicuous part of the courthouse and of the residence of a minor and otherwise published in the manner as the court subject to the any rules made by the high court under this act thinks fit। जो कोर्ट है या कोर्ट की नुमाया जगह पे या गार्डियन के घर के बाहर चस्पानगी की जाएगी नोटिस की कि इस बंदे की बाबत या इस माइनर की बाबत या उसकी प्रॉपर्टी की बाबत फलां कोर्ट में जो है ना गार्डियनशिप की एप्लीकेशन दायर हुई है, और साथ पब्लिकेशन या अखबार इश्तिहार वगैरह भी साथ ही करवा दिया जाएगा। आगे सबसेक्शन 2 है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब इन द पिटीशन
under section 10 subsection 1 is land for which a court of ward could assume the superintendence. The court shall also call a notice as aforesaid to the served on the collector in whose district the minor ordinary reside, and on every collector in whose district any portion of the land is situated, and the collector may cause the notice to be published in any manner he deems fit. तो यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय स्पेशल ऑर्डर ये रिक्वायर करती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई पार्ट किसी किस्म का जो एप्लीकेशन में डिस्कस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, तो कोर्ट ऑफ वार्ड उसकी सुपरिटेंडेंट ले सकती है। तो इस सूरत में वो जिस जगह पे जिस कलेक्टर की जुरिस्डिक्शन में बंदा माइनर रिजाइड करता है या जिस कलेक्टर की जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो उस कलेक्टर को भी नोटिस करेगी। सबसेक्शन 2 में सबसे पहले मैं बताता चलूँ, एक एक्ट है द कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट 1879, जिसके तहत गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया, कोर्ट को ये इख्तियार दे दिया, स्पेशल कोर्ट कायम करके कि जिसको ये इख्तियार हासिल है कि जो बंदे अपनी प्रॉपर्टी की जो निगरानी या देखभाल नहीं कर सकते, जिनमें माइनर्स आ जाते हैं या अनसाउंड माइंड पर्सनस आ जाते हैं, एंड डिसक्वालीफाइड लैंड ओनर्स हैं, या यतीम आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी के कब्जे का खर्चा है, या जो खुद देखभाल नहीं कर सकते या इस काबिल नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी जो है अगर तो कोर्ट को खुद ये एप्लीकेशन दी जाए तो वो उसकी टेक केयर करते हैं और उसको राइट्स की यकीन दहानी कराते हैं। तो इस सूरत में कोर्ट ऑफ वार्ड अगर किसी प्रॉपर्टी इस तरह की प्रॉपर्टी है उसकी बाबत जो है ना सुपरिटेंडेंस अज्यूम कर सकती है या कोर्ट ले सकती है उसकी सुपरिटेंडेंस, तो इस सूरत में इस प्रॉपर्टी की बाबत जो है ना उस कलेक्टर को जिसकी लोकेलिटी में या जिसके एरिया में वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है या माइनर रिजाइड कर रहा है या किसी भी तरह से वो कलेक्टर जुम्मेदार हो सकता है, तो उस कलेक्टर को भी नोटिस करना कोर्ट की तरफ से सबसेक्शन 2 सेक्शन 11 के तहत जरूरी है। आगे सबसेक्शन 3 है नो चार्ज शैल बी मेड बाय द कोर्ट और कलेक्टर फॉर द सर्विसेज एंड पब्लिकेशन ऑफ एनी नोटिस सर्व्ड और पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 में बताया गया कि जिस कलेक्टर को नोटिस किया जाएगा वो अपने जो लोकेलिटी है उसमें नोटिस पब्लिश करेगा, यानी अखबार इश्तिहार करवाएगा। और सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि जब नोटिस किया जाएगा किसी कलेक्टर को सबसेक्शन 2 के जरिए, तो उसकी बाबत माइनर से कोई भी किसी किस्म का भी कोई पैसे या चार्ज या उसकी बाबत कोई भी खर्चा वगैरह नहीं लिया जाएगा, वो कोर्ट की तरफ से किया जाएगा।